एक फिल्म के जिसने इस वक्त पूरे भारत की राजनीति में हंगामा मचा रखा है। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं। जिस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही महाराष्ट्र की कुछ ऊंची जाति की ऑर्गेनाइजेशंस को इस फिल्म से इतनी ज्यादा परेशानी हुई, इतनी ज्यादा आपत्ति हुई कि खुद सेंसर बोर्ड को इस बीच में आना पड़ा। ऑलरेडी फिल्म के अंदर कई डायलॉग्स और कई सीन्स को बदलाया जा चुका है, मगर उसके बावजूद भी हालात ऐसे बने हुए कि फिल्म रिलीज ना हो सकी। फिल्म बनाने वालों को इस फिल्म की रिलीज डेट जो 11 अप्रैल थी उसको बदलकर 25 अप्रैल करना पड़ा और अभी भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि 25 अप्रैल को भी ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं। तो अब सीधा सा सवाल ये बनता है कि आखिर इस ऐतिहासिक फिल्म के अंदर ऐसा भी क्या है कि इसको ब्राह्मण विरोधी और कुछ लोगों के द्वारा तो हिंदू विरोधी तक बताया जा रहा है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है और ये इतिहास के किस मशहूर इंसान के ऊपर ये फिल्म बनी है। तो बिना इधर उधर जाए और देरी किए अगर डायरेक्ट बात करें तो ये कहानी उस इंसान की है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने भारत के अंदर वो काम करने की हिम्मत दिखाई जो पिछले सैकड़ों या फिर हजारों सालों से कोई ना कर सका था। जिस इंसान का ये कहना था कि अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, मगर मैं जिस गुलामी से लोगों को आजादी दिलवाने की बात कर रहा हूँ वो तो सैकड़ों बल्कि हजारों साल पुरानी है। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी। जिस इंसान को भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपना गुरु माना करते थे और जिस इंसान ने जब अपनी किताब लिखी तो उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिख डाली जिसको लेकर भारत का एक बड़ा वर्ग आपत्ति जताता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस इंसान ने अपनी किताब में लिखा है कि जो ग्रंथ है उनको ब्राह्मणों ने या यूं कह सकते हैं कि ऊंची जाति के लोगों ने अपने आप से लिखा था ताकि वो भगवान के नाम पर भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सके जिसके जरिए वो निचली जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सके। अब तक तो आप में से बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है उस महापुरुष की जिसको दुनिया ज्योतिबा फुले के नाम से याद करती है। ज्योतिबा फुले की कहानी को समझने और जानने से पहले हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि ज्यादा नहीं सिर्फ 100 साल पीछे भी जाया जाए तो भारत की सोसाइटी उस जात पात और ऊंच नीच के सिस्टम में फंसी हुई थी कि जो यहाँ पर पिछले सैकड़ों बल्कि कह सकते हैं कि हजारों सालों से चला आ रहा था। 19वीं सदी के महाराष्ट्र के पुणे के इलाके पर ही नजर डाल ली जाए जहाँ पर ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था तो वहाँ के हालात ऐसे थे कि निचली जाति के लोगों को इस बात का ख्याल रखना होता था कि चलते वक्त उनका साया भी किसी ऊंची जाति के इंसान पर न पड़ सके। दिन के जिस खास वक्त परछाई लंबी हो जाती है और साया बड़ा हो जाता है उस वक्त तो ये लोग डर की वजह से बाहर ही नहीं निकलते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर धोखे से भी उनकी परछाई किसी ऊंची जाति के इंसान पर पड़ गई तो मानो ये मौत को दावत देने जैसा होगा। अछूत लोगों को ये ऑर्डर था कि अपनी कलाई और गर्दन में हमेशा एक काला धागा जरूर बांधे ताकि हिंदू लोग उनको दूर से ही पहचान सके और उनसे दूरी बनाकर रख सके। और तो और इनको अपनी कमर पर झाड़ू बांधने का भी हुक्म था ताकि ये चले तो इनके कदमों के निशान झाड़ू से मिट सके ताकि बाद में किसी अछूत के कदमों के निशान पर किसी हिंदू का पांव न पड़े और वो अपवित्र न हो सके। ऐसे ही हालात में 11 अप्रैल 1827 के दिन पुणे के इलाके में जन्म होता है ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले के जो फादर थे, जो पिता थे, वो एक आम माली थे जो फूल बेचकर अपना घर बार चलाया करते थे। अपने फादर की इसी फूलों की दुकान पर ही काम करते हुए बहुत कम उम्र में ज्योतिबा फुले को पहली बार ऊंच नीच के कॉन्सेप्ट का एहसास हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि ज्योतिबा फुले के फादर की दुकान पर इसी दुकान पर बतौर मुंशी काम करने वाला एक लड़का था जो कि ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी जब शादी हुई तो उसने ज्योतिबा फुले को अपनी शादी में इन्वाइट कर दिया, लेकिन ना तो ज्योतिबा फुले को इस बात का एहसास था और ना उस मुंशी को इस बात का एहसास था कि निचली जाति के इंसान को वहाँ पर यानी शादी में नहीं बुलाया जा सकता है। ज्योतिबा फुले जैसे ही उस शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचे तो मानो उनके पैरों के तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि फौरन किसी ने चिल्लाकर कहा कि अरे इस शुद्ध को किसने यहाँ पर बुलाया है। देखते ही हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबा फुले को फौरन वहां से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। कम उम्र ज्योतिबा फुले जो अभी मानो एक बच्चे ही थे, इस पूरी घटना से उनके दिल पर गहरी चोट लगी और इसके साथ ही उनको जात पात का पूरा सच भी पता चल गया और उनको बहुत जल्द इस बात का एहसास भी हो गया कि इस जहर से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन। इसकी शुरुआत भी उन्होंने अपने घर से की, वो भी कुछ इस तरह की वो दिन भर काम करते और फिर रात में घर जाकर अपनी बीवी सावित्री बाई को पढ़ाया करते थे। नतीजा ये हुआ कि फाइनली 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर इस जोड़े ने लड़कियों के पहले स्कूल की शुरुआत की, जिसमें ज्योतिबा फुले की बीवी जो खुद भी बहुत कम उम्र की थी, उन्होंने टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में वहां पर कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, बमुश्किल 9 लड़कियां पढ़ने के लिए तैयार हुई। उसकी मेन वजह ये थी कि ये दोनों लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो उस दौर के लिए नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो सैकड़ों और हजारों सालों से चल आ रहे उस सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे जिसके अंदर औरतों को तालीम देने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था।
दरअसल पिछड़ी जाति की एक औरत तालीम हासिल करे और फिर दूसरी लड़कियों को पढ़ाए, ये ऊंची जाति के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने इसको धर्म के खिलाफ एक बगावत के तौर पर देखा और ज्योतिबा फूले और उनकी बीवी को कंट्रोल करने के लिए हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सबसे पहले ज्योतिबा फूले के जो फादर थे, जो पिता थे गोविंद राय, उनसे शिकायत की और कहा कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि उनके पिता ने डर के मारे अपने बेटे को ये मशवरा दिया कि वो स्कूल बंद कर दो। बेटे ज्योतिबा ने जब उनकी न सुनी तो आपने सोसाइटी के प्रेशर में आकर बेटे को घर से निकाल दिया। लेकिन ज्योतिबा फूले और उनकी बीवी ने घर से निकाले जाने के बाद भी पढ़ाने का ये सिलसिला बिल्कुल वैसा ही जारी रखा। साल 1851 था कि ये दोनों लोग लड़कियों के लगभग 3 के करीब स्कूल खोल चुके थे, जिसमें पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद 150 के करीब पहुंच चुकी थी। कुछ वक्त के बाद ही ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक नाम के एक संगठन या यूं कह सकते हैं कि एक सोसाइटी की भी बुनियाद रखी, जिसका मेन मकसद ये था कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको शिक्षा का हक दिलाया जाए। क्योंकि मामला ये था कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले सैकड़ों बल्कि हजारों सालों से जो ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसके अंदर तो जन्म लेते ही ये बातें कह दी जाती थी कि कौन तालीम हासिल करेगा और कौन तालीम हासिल करने वालों की सेवा करेगा। मतलब कि जो पिछड़ी जाति के लोग हुआ करते थे वो चाहकर भी शिक्षा नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको इस बात का अधिकार ही नहीं था। ज्योतिबा फूले के इस संगठन की अलग अलग शाखाएं पुणे और मुंबई में खोली गई, जिसका असर ये हुआ कि 10 साल के अंदर ही इस संगठन ने जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनमें एक तरह की क्रांति पैदा कर दी। हालात तो ऐसे बन गए कि लोगों ने अब शादी विवाह या नामांकन वगैरह के लिए भी पंडित और पुरोहित वगैरह को बुलाना बंद कर दिया, मतलब कि उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया। जिसके जवाब में अब दूसरी तरफ भी इन पिछड़ी जाति के लोगों को धमकाया गया और कहा गया कि बिना संस्कृत के तुम्हारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। इस पर ज्योतिबा फूले खुद आगे आकर कहने लगे कि जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और हर जबान में ईश्वर तक प्रार्थनाएं पहुंच सकती है, तो फिर पिछड़ी जाति के लोग जब अपनी जबान में प्रार्थनाएं करेंगे तो वो ईश्वर तक मतलब के भगवान तक क्यों नहीं पहुंचेगी। और तो और अब कई मौकों पर ज्योतिबा फूले खुद एक पुरोहित बनकर एक पुरोहित की जिम्मेदारियों को अंजाम देने लगे, जिससे पिछड़ी जाति के लोगों को कुछ हिम्मत मिलने लगी और एक नया रिवाज शुरू हुआ। और वो रिवाज ये था कि अब पिछड़ी जाति के लोग भी पुरोहित बनने लगे थे। ज्योतिबा फूले ने जातिवाद की पोल खोलने के लिए एक किताब भी लिखी थी, जो आज भी काफी ज्यादा मशहूर है, जिसको गुलामगिरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्योतिबा फूले ने इस किताब के अंदर जातिवाद, पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण, ग्रंथ वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी लिखा है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है, जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना भी मुनासिब नहीं होगा। बस आसान भाषा और इशारों में आप ये समझ सकते हैं कि उस किताब के अंदर उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों ने मतलब कि ऊंची जाति के लोगों ने अपना पेट पालने के लिए इन ग्रंथों का सहारा लिया और इसके जरिए जो पिछड़ी जाति के अज्ञानी मतलब के गैर तालीम याफ्ता लोग थे उनको अपना गुलाम बनाकर रखा। बाकी दोस्तों ये सारी वही चीजें जो कि ज्योतिबा फूले ने अपने कलम से अपनी किताबों में लिखी है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और अगर आप लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो गुलामगिरी लिखकर सिर्फ गूगल पर सर्च कर दीजिएगा, आपको आसानी से PDF फॉर्मेट में ये किताब मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतिहास के 3 लोगों को अपना गुरु माना था, जिसमें एक थे गौतम बुद्ध, दूसरे कबीरदास और तीसरे यही ज्योतिबा फूले थे। अब आज के इस वीडियो के जरिए जो चंद चीज आपने ज्योतिबा फूले के बारे में जानी है, उनसे इस बात का आइडिया तो हो ही गया होगा कि आखिर उनके ऊपर ये जो नई फिल्म बनी है इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया होगा और क्यों इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये आसानी से रिलीज नहीं हो पा रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए? और अगर रिलीज भी होती है तो हर एक स्टेट में टैक्स फ्री होनी चाहिए, जैसे कुछ पॉलिटिकल फिल्में हुई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।